Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the characteristics of the living beings. तो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, सजीव प्राणी, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जिनकी बेसिस पे हम उन्हें सजीव या निर्जीव बोलते हैं। ओके, तो वन बाय वन कैरेक्टर हम यहाँ देखेंगे कि क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इनमें। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है देखते हैं। अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। तो यहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रोसेस होती हैं। और ये क्या, इनका कैटालिसिस किसके द्वारा होता है, कैटालाइज किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा, है ना। तो एंजाइम के द्वारा इनका कैटालिसिस होता है। और ये कहाँ होता है, अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग्स। जो लिविंग बीइंग्स होता है उसके अंदर क्या होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है या केमिकल प्रोसेस होती है। तो दो तरह की प्रोसेस होती है इसमें, एक तो एनाबॉलिज्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म समझ लेते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम अ सिंपलर वंस। जैसे बात करें यहाँ हम, यहाँ हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कोई सिंपलर वन, जैसे हमने कहा कि यहाँ जैसे मान लो H2O है प्लस CO2 है, और यहाँ पे बनेगा क्या, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लेकिन अगर इनकी हम बात करें, ये क्या है, ये छोटे कंपाउंड है ना। तो यह सिंपलर वन है, सिंपल कंपाउंड है ये। तो छोटे छोटे कंपाउंड से मिलके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। ओके। और जैसे एग्जांपल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। अब दूसरी बात करेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर वन। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो टूटते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। जैसे रेस्पायरेशन हो गया। ओके। तो लिविंग बीइंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका जो पहला हमने देख लिया मेटाबॉलिज्म। ओके। तो पहला क्या हमने देखा, मेटाबॉलिज्म। अब दूसरा देख लेते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो विद इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय सेल्स। तो ग्रोथ कैसे होती है, इंक्रीज होता है मास में, नंबर में, है ना, इंडिविजुअल के नंबर में, बाई सेल। या अगर हम कोई इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें सेल की बढ़ोतरी होती जाती है, सेल का डिवीजन होता जाता है, और एक एक मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक तरह की क्या है, ग्रोथ है। आगे देखेंगे, थर्मो रेगुलेशन की बात आती है। थर्मो रेगुलेशन भी किसकी एक प्रॉपर्टी है, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, थर्मो, थर्मो मतलब टेम्परेचर, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना, जैसे ये हो गया हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल लेवल। अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो हम लोगों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर ले जाए, है ना। तो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर इससे ज्यादा हम इंक्रीज करे जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, हीट स्ट्रोक कहते हैं। एक दूसरा टर्म आता है इसमें, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, छोटा मतलब नीचे जाना, थर्मिया मतलब टेम्परेचर।
तो इंक्रीज इन बॉडी, सॉरी, डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल लेवल। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, हीट स्ट्रोक होता है। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हम जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। समझ गए? तो थर्मोरेगुलेशन क्या है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरमेंट। अगर हम किसी एनवायरमेंट में रह रहे हैं या कोई इंडिविजुअल किसी एनवायरमेंट में रह रहा है तो उसको क्या करना है, उसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर नहीं मेंटेन करेगा तब क्या होगा, या तो उसे उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, वहां से अलग जाना पड़ेगा, या वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा या मर जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट टर्म आता है जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, एक तरह का लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है या कैरेक्टर है। इसमें क्या होता है, कंपोजिशन एंड अरेंजमेंट ऑफ अ सेल इन द बॉडी। यहाँ क्या होता है, कंपोजिशन होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, सेल का। अब सेल की बात करें तो यहाँ दो तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एक तो मल्टीपल सेल, जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो गया, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अगर हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, या ऑर्गेनिज्म विद मल्टीपल सेल, ऑर्गेनिज्म विद मल्टीपल सेल्स ऑफ द वेरियस टाइप, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर हम बात करें, तो अगर अमीबा की बात करें तो ये क्या है, सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल से है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सिंगल सेल, उसे हम क्या कहेंगे, अमीबा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या प्रॉपर्टी किसकी है, लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं ये, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, तो अपने जैसे यंग वंस को क्या दे, जन्म दे, प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, है ना। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस बाय लिविंग थिंग्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी दो तरह का होता है, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गमीट। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गमीट नहीं होता, मतलब मेल एंड फीमेल जो गमीट होता है, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या होता है, एक स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल गमीट्स हो गए, अगर इनका फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो स्पर्म एंड ओवा होगा, लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ स्पर्म एंड ओवा का कोई काम ही नहीं है। ओके, वहां पे क्या होंगे, फिजन हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा, बडिंग हो जाएगी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हो गए। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ह्यूमंस की, अगर ह्यूमंस के बेसिस पे बात करें, तो यहाँ क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एक क्या होता है, वो ये एक दूसरे से फ्यूज करते क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्दर आगे डिवाइड करके, डिवीजन करके, सेलुलर डिवीजन होता है, कई सारे इसमें प्रोसेस होती हैं। उसके फलस्वरूप क्या बनता है, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉन्शसनेस। तो कॉन्शसनेस क्या होता है, सेंस करना। सेंस कौन करेगा, जिसके अंदर जान है। बेजान थोड़ी ना, लकड़ी कोई किसी अ, अलग एनवायरनमेंट में डाल दिए तो उसको थोड़ी ना जाड़ा गर्मी का पता चलेगा। जो लिविंग बीइंग्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, एक ऐसी एबिलिटी होगी, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ओके। एक और टर्म आता है इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी क्या है, इरेटिबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर कोई जीवित प्राणी है या लिविंग बीइंग है, तो अगर अगर हम कहें कि यहाँ कोई मान लीजिए उंगली है किसी मनुष्य की, और इसमें हमने क्या किया, एक पिन चुभ हो दिया, तो ये क्या करेगा, यही रखे रहेगा उंगली, नहीं रखेगा ना, इसको क्या कर लेगा, ये बैक कर लेगा, हटा लेगा।
हटा लेगा ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह की प्रतिक्रिया हो गई। ये क्या है, एक तरह की प्रतिक्रिया। हटा लेना इसको, है ना, रिस्पॉन्स करना। तो रिस्पॉन्स करना एक्सटर्नल। और ये जो पिंच भी, इसे हम क्या कहेंगे, एक तरह का स्टिमुलस है ना। तो एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना, उसे हम क्या कहेंगे, इरेटेबिलिटी। अब दूसरा देखते हैं, एडेप्टेशन। एक टर्म आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस बाय कॉन्स्टेंटली इनहेंसिंग इटसेल्फ। तो एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं और वहां का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर वहां पर क्या है, वहां पर हमेशा रहता है 28 या 27, 29 ऐसे रहता है। तब वहां हम क्या करेंगे, वहां हमको अडेप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर नहीं अडेप्ट करेंगे तब क्या होगा, तब हम डाई कर जाएंगे या मर जाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसे उसी एनवायरनमेंट में क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो पीएच है, वहाँ का जो प्रेशर है, उसके हिसाब से उसको अपने आप को ढालना होगा, है ना। और एडेप्टेशन क्या होगा, ये एक तरह का जेनेटिक प्रोसेस होती है ना। एडेप्टेशन क्या है, जेनेटिक होता है। और धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो जीन्स होते हैं उसमें बदलाव होता है। और इवोल्यूश जो वो क्या कर जाते हैं, इवोल्यूट कर जाते हैं या इवोल्यूशन हो जाता है उनमें, है ना। और वो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली अपने आप को इनहेंस करते हैं, अपनी अंदर की जो एबिलिटी होती है उसको इनहेंस करते हैं, ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाए या जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ अच्छे से अडेप्ट कर पाए, है ना। और वहां पर अपनी जो नई पीढ़ी है उनको जन्म दे और अपना परिवार बढ़ाएं। तो ये क्या होता है, एक तरह का एडेप्टेशन होता है। कुछ लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होते हैं। जैसे बात करें लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन की, तो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, या परमानेंट चेंजेस इन द रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट क्या होंगे, ये परमानेंट होंगे। एक बार चेंज हो गया तो वो एक तरह का जेनेटिक चेंज होता है ना। कुछ टेम्परेरी चेंज होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमिंग बर्ड जो होते हैं ये, इसमें लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन होता है। इसके हमिंग बर्ड्स के अंदर किस तरह का एडेप्टेशन होता है हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी चेंजेस टू द रिस्पॉन्ड चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे हाइबरनेशन हो गया एंड एस्टिवेशन हो गया। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन को हम क्या समर स्लीप और विंटर स्लीप भी कहते हैं, है ना। जैसे मेढक आपने देखा होगा, जब गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम आता है तब ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, है ना। जमीन के अंदर घुस जाते हैं, वहीं पे जाके रहते हैं। और जब बारिश का मौसम आता है, जब पानी भरता है, जिस मैदान में वो है या जिस तालाब के अंदर वो बैठे हुए हैं अंदर, फिर जब वहां पर पानी भरता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा येलो कलर के बहुत सारे मेढक वहां पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का टेम्परेरी चेंज है। इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर, जैसे फेवरे एक दो टर्म आते हैं, एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल, और दूसरी फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल होगा तब मेढक क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन इनके लिए कौन सी है, जो बारिश होती है, रेन, है ना। रेन वाला जो सीजन होता है ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तभी तो ये आते हैं ना ऊपर। अनफेवरेबल क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, तब ये इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। ओके। तो ये क्या हो गए, एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ऑफ द लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। जैसे हमने कैटाबॉलिज्म की बात करी, एनाबॉलिज्म की बात करी, ग्रोथ की बात करी,
और थर्मो रेगुलेशन की बात करी हमने, और यहाँ रिप्रोडक्शन की, एडेप्टेशन की, कॉन्शसनेस की, इरेटेबिलिटी की बात करी, है ना। तो लिविंग बीइंग के कैरेक्टर कौन कौन से हो गए, नोट कर लीजिएगा। जैसे हम पहले बात करें, पहला मेन मेन कैरेक्टर हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, दूसरा ग्रोथ, है ना, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, थर्मो रेगुलेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्शसनेस, इरेटेबिलिटी और एडेप्टेशन, है ना। तो ये इसके क्या हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हो गए फॉर द लिविंग बीइंग्स, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा।